हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और जैसा कि आप जानते हैं, अभी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ है। 127 अमेंडमेंट बिल 2021 राज्यसभा से पास हो गया है। मैं उसी को एक्सप्लेन करूंगी और आपको तुरंत अपडेशन दूंगी। उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहें। तो राज्यसभा पासेस कॉन्स्टिट्यूशन 127 अमेंडमेंट बिल 2021। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने स्लाइड्स हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखी हैं, और स्लाइड्स के अलावा भी मैं बहुत सारी नॉलेज आपको दूंगी। तो स्लाइड्स हिंदी इंग्लिश दोनों में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। 127वां संविधान संशोधन को राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई, और आज अब क्या कर सकते हैं, राज्यों को एक पावर दी गई है कि वो ओबीसी लिस्ट बनाने के लिए कि वो ओबीसी लिस्ट बना सकते हैं। तो इससे पहले बुधवार को राज्यसभा में इसको मंजूरी मिल गई और मंगलवार को लोकसभा में विधेयक पारित हो गया था। तो ये विधेयक क्या कर रहा है कि स्टेट्स को पावर दे रहा है कि वो अपनी ओबीसी लिस्ट खुद बना सकते हैं। तो ये विधेयक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी लिस्ट बनाने की शक्ति को बहाल करने के लिए दिया गया, और लोकसभा ने इसे पारित कर दिया और राज्यसभा में भी आसानी से पारित हो गया, क्योंकि सभी विपक्षी दल एक साथ थे। इस बिल के माध्यम से महाराष्ट्र में मराठा समुदाय से लेके हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जाट समुदाय को ओबीसी अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने और उन्हें आरक्षण देने का रास्ता साफ हो गया। हालांकि माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद केंद्र सरकार पर आरक्षण की 50% की सीमा खत्म करने के लिए भी प्रेशर बढ़ेगा। तो सरकार ने एक्चुअली क्या किया था कि लास्ट वीक मेडिकल शिक्षा में ओबीसी वर्ग के लिए केंद्रीय कोटे से आरक्षण की व्यवस्था की थी। अब सरकार इस वर्ग को फ़ायदा देने के लिए एक नया बिल लाई। इसी का नाम है 127 संविधान संशोधन विधेयक। इसमें राज्यों को ओबीसी लिस्ट बनाने की पावर दे दी गई, और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 342A और 366 सब क्लॉज 26C में संशोधन होना है कि लोकसभा में ओबीसी आरक्षण विधेयक का समर्थन कर दिया गया, और इसका फ़ायदा मराठा समुदाय और अन्य राज्य के लोगों को भी मिलेगा। कुछ प्रदेशों में देखिए रिजर्वेशन की सीमा इससे ज़्यादा है, जैसे तमिलनाडु में 69% आरक्षण है, और बाकी राज्यों को भी ये पावर दी गई कि वो आरक्षण की सीमा को बढ़ा सकें। ये संविधान संशोधन विधेयक है और इसमें 2/3 बहुमत के समर्थन की ज़रूरत पड़ती है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हुआ, बेसिकली ये किस आर्टिकल पे पूरी तरीके से बेस्ड है। तो मैं आपको आर्टिकल्स का नाम लेना चाहूँगी। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15(4) क्या कह रहा है, अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 4, सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध। तो इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 सब क्लॉज 2 की कोई बात से राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 में कहा गया है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल or in clause 2 of the article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any society, any socially and educationally backward classes of citizen, or for the scheduled caste and scheduled tribes। तो ये आपको मैंने बताया, जिक्र किया आर्टिकल 15(4) का। तो देखिए, सीधी सी एक सिंपल सी बात बोल दूं कि इस खंड में अनुसूचित जाति और जनजातियों के अतिरिक्त सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाने को राज्य को अथॉरिटी दिया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि इन लोगों को विशेष सुविधाएं और रियायतें देकर समाज के उच्च वर्गों के बराबर लाया जाए। देखिए, मूल कॉन्स्टिट्यूशन में खंड था ही नहीं। ये संविधान प्रथम संशोधन, आप ध्यान रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 द्वारा इसे जोड़ा गया। इसको जोड़ने की आवश्यकता कब हुई थी, केस का नाम भी मैं बता दूं, मद्रास राज्य बनाम चंपक दोराई राजन, AIR 1951, सुप्रीम कोर्ट 226 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के द्वारा हुई कि इस केस में सरकारी आदेश के अनुसार मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कॉलेजों में जगह जो थी वो
कहा गया कि एक अनुपात में भरी जा सके, इसीलिए इसको जिक्र किया गया। न्यायालय ने मत व्यक्त किया था कि जो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाई अनुच्छेद 16 का खंड 4 की तरह कोई उपबंध अनुच्छेद 29 में न होने से निष्कर्ष निकलता है कि शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के मामलों में जाति या समुदाय को आधार नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए आर्टिकल 15 को संशोधित किया गया और आर्टिकल 15 जो सब क्लॉज ऑफ 4 पढ़ रहे हैं उसको निम्नलिखित 3 वर्गों को उसका लाभ मिल सकता है। कौन कौन से वो वर्ग हैं वो भी मैं आपको बता दूं। अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग। तो जहाँ तक अनुसूचित जनजातियों तथा जनजातियों का संबंध है वे क्रमशः आर्टिकल 341 या 342 के द्वारा जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेशों में विनिर्दिष्ट है। तो इसको इसलिए यह पता लगाने में कोई भी परेशानी नहीं होती है कि अमुक व्यक्ति अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की कोटि में आता है या नहीं, परंतु जो पिछड़े वर्ग की कोटियाँ थी, कौन सी जातियाँ, समुदाय या वर्ग शामिल हैं, इस पर मतभेद रहा है। तो विशेष रूप से अगर आप देखें तो केरल, मैसूर, तमिलनाडु व उत्तर प्रदेश के कुछ वादों में यह प्रश्न उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों के तक भी पहुंचा। और आपको केस का नाम एक और रेफरेंस करते हैं, बालाजी बनाम मैसूर राज्य आंध्र प्रदेश बनाम पी सागर में निर्णय भी किया गया कि जाति के आधार पर पिछड़ापन निर्धारित करने से अनुच्छेद 15 के खंड 1 व 4 का उल्लंघन होता है, परंतु पिछले प्रदेशों का भौगोलिक वर्गीकरण आरक्षण का आधार हो सकता है। तो जो ज्योग्राफिकल रूप से है क्लासिफिकेशन, उस पे रिजर्वेशन को हम बेस बना सकते हैं। तो देखिए सामाजिक जो पिछड़ापन है बहुत काफ़ी हद तक देखा जाए तो निर्धनता का परिणाम है। पिछड़ापन निश्चित करने के लिए जाति व निर्धनता दोनों ही सुसंगत हैं। तो परंतु केवल निर्धनता या केवल जाति पिछड़ेपन की निश्चयात्मक परख नहीं हो सकती, इसलिए दोनों चीज़ों को कसौटी पर होना चाहिए। और इसी पर एक बार और केस आया था, आपको याद होगा, केसी बसंत कुमार बनाम कर्नाटक राज्य का AIR 1985 SC 1495। तो बहुत सारे मैंने आपको केसेस का यहाँ जिक्र दे दिया इसके सपोर्ट में और कई चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो देखिए जो अब आपको मैं एक चीज़ और भी बताना चाहूँगी कि मैं आपको इसमें 16(4) का भी आपको मैं जिक्र करना चाहूँगी कि 16(4) में क्या दिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं वो इंटरप्रेट अपने आप में कर रहे हैं कि क्या सही है, किस तरीके से है। तो आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 क्या कहता है, पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए आरक्षण। तो जो 16 सब क्लॉज 4 कह रहा है उसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, पहले एक बार पढ़ के बता दूं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। 16 सब क्लॉज 4 में नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविज़न फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट in favor of any backward classes of citizen which in the opinion of the state is not adequately represented in the service under the state। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। तो पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए आरक्षण 16(4) का जिक्र कर रहे हैं। तो इस खंड में रिजर्वेशन का लाभ किन शर्तों पर मिलेगा, अभ्यर्थी किसी पिछड़े वर्ग का सदस्य होना चाहिए, उस वर्ग को राज्याधीन नौकरियों में पर्याप्त रिप्रेजेंटेटिव नहीं प्राप्त होना चाहिए। तो पिछड़े वर्ग की संविधान में कहीं भी परिभाषा नहीं दी गई है। किसी वर्ग के पिछड़ेपन को निश्चित करने के लिए केवल जाति, लिंग, धर्म आदि परख नहीं हो सकते। इसलिए पिछड़ी जाति या पिछड़ा समुदाय और पिछड़े वर्ग का एक ही अर्थ नहीं है। तो यह संभव है कि किसी समय कोई विशेष जाति या समुदाय पूरा सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हो और उसको पिछड़ा वर्ग मान लिया जाए, पर कोई नागरिक केवल इस आधार पर पिछड़े वर्ग का सदस्य नहीं कहा जा सकता कि वह एक विशेष जाति या समुदाय का सदस्य है। तो एक केस आपको जिक्र करूंगी, याद होगा आपको, वेंकट रमन वर्सेस मद्रास राज्य AIR 1951 सुप्रीम कोर्ट 229 में सरकारी आदेश द्वारा हरिजन, मुसलमान, क्रिश्चियन, पिछड़े हिंदू, गैर ब्राह्मण हिंदू और ब्राह्मणों के लिए अलग अलग अनुपात में नौकरियों का आरक्षण किया गया था। तो उच्चतम न्यायालय ने इस आदेश पर असंवैधानिक घोषित कर दिया क्योंकि आरक्षण पिछड़ेपन के आधार पर नहीं, केवल जाति या धर्म के आधार पर था।
तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा ऐसा डिसीज़न देती है जो सबको न्याय मिले। तो बिल्कुल एग्जैक्टली मैं कहना चाहूँगी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट बिल आया वो 15(4) और 16(4) के करीब है। तो और क्रीमी लेयर को अनुच्छेद 16(4) के लाभ से वंचित रखा जाएगा। ये भी एक है, ध्यान रखेंगे कि जो क्रीमी लेयर के लोग हैं उनको अनुच्छेद 16(4) के लाभ से वंचित रखा जाएगा। तो ये मैंने आपको उसका पूरा जिक्र कर दिया। और एक केस आपको अगर याद हो तो अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस बिहार राज्य का 1995 का था। सुप्रीम कोर्ट केसेस 403 में भारत सरकार द्वारा क्रीमी लेयर निर्धारित करने का आधार वैध घोषित किया गया, परंतु उत्तर प्रदेश व बिहार राज्य द्वारा वित्त आधार अवैध घोषित किए गए क्योंकि वो मनमाने ढंग से बनाए गए थे। तो देखिए, वास्तव में जो क्रीमी लेयर की पहचान करना प्रत्येक पिछड़े वर्ग के क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में क्षैतिज विभाजन हॉरिजॉन्टल डिवीज़न पर आधारित है। तो इसीलिए ये केस इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। तो जो अब टॉपिक था उस टॉपिक पे मैं आ जाऊं कि जो 127वां संविधान संशोधन लोकसभा में पारित हुआ विधेयक, तो राज्य को अब पावर मिल गई कि वो अपनी ओबीसी लिस्ट बना लेंगे। और ये पूरा जो बिल है वो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 और 16 सब क्लॉज 4 पर पूरी तरीके से बेस्ड है। तो इसी में उस दिन और एक महत्वपूर्ण काम हुआ कि होम्योपैथिक आयोग विधेयक भी पारित हो गया। राज्यसभा ने राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग संशोधन विधेयक 2021 को भी पारित कर दिया। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि उस दिन एक और बिल पास हो गया था, इसी से कोरिलेशन में बता दिया मैंने। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप एक चीज़ और याद रख लें कि संविधान जो 127वां संशोधन विधेयक जो हुआ वो किस कमेटी ने सुझाव दिया था। तो उस कमेटी का नाम था काका कालेकर आयोग। काका कालेकर आयोग ने ओबीसी के लिए इस रिजर्वेशन का सुझाव 1950 के दशक में ही दे दिया था। इसका मतलब जो आज बिल आया है वो 4 दशकों का परिणाम है। तो क्योंकि ये जो सुझाव था काका कालेकर आयोग ने 1950 में ही दे दिया था। तो राज्यसभा ने जो बुधवार को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान और निर्दिष्ट करने के लिए राज्य सरकारों को शक्ति बहाल करने के लिए जो संविधान में जो बिल पारित किया 127 संशोधन विधेयक 2021 को पारित कर दिया है। तो ये आपको याद रखना होगा कि ये जो सुझाव था ये काका कालेकर आयोग ने 1950 के दशक में ही दे दिया था। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, नई अपडेट्स पाने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और मैं आपको नई नई अपडेट्स देती रहूँगी। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और लोगों को भी